गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग विज्ञान विषय सीखने वाले। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत आज पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी ग्रहण करेंगे सजीवों के बारे में। इसके पूर्व हम लोगों ने सजीव सृष्टि क्या है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, पहले हम लोगों ने सीखा है। सजीव निर्जीवों की जानकारी पहले हम लोगों ने पहली कक्षाओं में लिया है। सजीव और निर्जीव का अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कक्षा 5वीं में पढ़ा है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, याद होगा, तो कक्षा 5वीं में हम लोगों ने देखा है कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो सजीव अर्थात जिसमें जान होती है, जिसकी मृत्यु होती है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, अर्थात वंश उसका आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, तो सजीव है। निर्जीव अर्थात जिसमें वृद्धि नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, मृत्यु नहीं होती। तो इस तरह से सजीव और निर्जीव का अंतर हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, उसके अनेक उदाहरण देखे हैं। इसके बाद पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण, ऐसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनेक तरह के जीव, अनेक तरह के प्राणी इस धरती पर हैं। उनके रहन सहन का तरीका, भौगोलिक परिवेश अर्थात जैसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति होगी उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुसार रहना, उनका रहन सहन, खान पान, अन्न ग्रहण, फिर उनके जो घरों के स्ट्रक्चर होते हैं, बनावट होती है, उनका पहनावा होता है, वह भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन शब्द का अर्थ होता है एडेप्टेशन, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। एडेप्टेशन, अगर हमको इस संसार में सरवाइव करना है, जीना है, तो परिस्थिति के अनुसार ढलना आवश्यक है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने देखा है अनुकूलन के बहुत सारे उदाहरण। उदाहरण के लिए जैसे एक तितली है, बहुत रंग बिरंगी तितली है, और वह अगर कुछ दिनों तक प्रदूषित वातावरण में जीती है, जहां पर बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, धूल धुआं या बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो उस तितली का रंग धीरे धीरे उसके आगे आगे की जो पीढ़ी है उसका रंग बदलते चले जाता है, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं वहां पर काले रंग की तितली दिखाई दी। अर्थात एडेप्टेशन, अनुकूलन के उस परिस्थिति के अनुकूल उसने अपने आप को ढाला। अगर हम लोग पहले के उदाहरण में जाएं, पर्यावरण शिक्षण में हम लोगों ने देखा है पहले इस तरह से मेहमत हुआ करते थे। अरे मेहमत होता क्या था, आज की परिस्थिति में कैसे दिखाई देता है? तो यह जो दूसरा चित्र है, इन दोनों की तुलना में हम आसानी से जान सकते हैं कि पहले, यह हजारों साल पहले इस तरह की प्रजाति पाई जाती थी। धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करते हुए, परिस्थिति के अनुकूल बनाते हुए आज यह हाथी, एलिफेंट, इस तरह से दिखाई देता है। तो पहले मैमथ, फिर एलिफेंट। इसी तरह से अनेक जीव जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाए, जैसे डायनासोर के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो कुछ उड़ने वाले डायनासोर, कुछ धरती पर चलने वाले विशालकाय प्राणी हुआ करते थे, धीरे धीरे वे समाप्त हो गए, क्योंकि वे अपने आप को बदलते हुए परिवेश के हिसाब से ढाल नहीं पाए, वातावरण के हिसाब से ढाल नहीं पाए, और जैसे परिस्थितियां बदलती गई वे विलुप्त होते चले गए। यहाँ पर एक विनस फ्लाईट्रॉप का जो पौधा है उसके बारे में उसका चित्र दिखाया गया है, किस तरह से वह अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढाल करके अब कीड़ों को खाने वाला प्लांट है। अर्थात उसको अपना जीवन यापन करने के लिए इन कीड़ों पर निर्भर करना होता है। किस तरह से उसमें आकर्षक रंग होते हैं, कीड़ा उसकी ओर आकर्षित होता है, आकर्षित होने के बाद उसके अंदर से इस तरह की गंध आती है कि कीड़े रात के समय भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही कीड़ा वहां पर पहुंचता है वह उसका जो द्वार होता है उसे बंद कर लेता है, और उसके अंदर की जो भी चीजें हैं उसे वो
अवशोषित कर लेता है। तो यह एक और उदाहरण है अनुकूलन का। यह चित्र भी आप लोगों को याद होगा, परिसर अभ्यास के अंतर्गत आप लोगों ने देखा मनुष्य करोड़ों वर्ष पहले किस तरह से था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर किस तरह के बदलाव आए और वह किस तरह से सीधा चलने लगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये अपने आप को ढालने की जो प्रक्रिया है, इसमें करोड़ों वर्ष लगे। उसके अनुसार आज का जो मॉडर्न मनुष्य है, आधुनिक जगत के हम लोग हैं, तो हम लोगों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। समय के अनुरूप हम भी अपने आप को ढाल रहे हैं। इस तरह से फिजिकल जैसे क्लासरूम नहीं चल रही है, हम लोग सामने नहीं है, फिर भी एक प्रत्यक्ष क्लास चले, इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से अपने आप को हम एडजस्ट कर रहे हैं। यह भी एक उदाहरण ही है अनुकूलन का। अब यहाँ पर दिया है 2011 की गणना के अनुसार पृथ्वी पर की जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87-10 लाख प्रजातियां ज्ञात है। अब तक जिस तरह से मनुष्य की जनगणना के हिसाब से हम लोगों की जनगणना होती है, तो पूरे विश्व में कितने लोग हैं या भारत देश में कितने लोग हैं, उसकी काउंटिंग होती है प्रति 10 वर्ष में। तो वैसे यहाँ पर सजीव जो जमीन, समुद्र, इन सब को मिलाकर के कुल 87-10 लाख प्रजातियां, इतने तरह के सजीव इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी पर है। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए। अब इतनी प्रजातियां हैं, इतने तरह के जीव हैं, तो उसका वर्गीकरण करने की बात सामने आई। जैसे अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो थलचर, जलचर, नभचर इस तरह से डिवाइड किए गए, इस तरह से उसको विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो जलचर मतलब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में पाए जाते हैं, थलचर अर्थात जो जमीन पर रहते हैं, और नभचर जो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का, और उसी में से एक उभयचर है। उभयचर अर्थात जो जल में उसी के साथ साथ जमीन पर भी रह सके। उदाहरण के लिए मगर है, कुछ सरीसृप वर्ग के प्राणी है, मेढक है, तो यह कछुआ है, यह सब उभयचर प्राणी। तो इसी तरह से इनको और अधिक वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई। इतने प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर है, तो इन सब का अध्ययन करने के लिए अनेक वैज्ञानिक सामने आए, उसके कई समूह बनाए गए, फिर इन सजीवों के समूहों के अंतर्गत भी कई उपसमूह बने। अब इतिहास के पन्नों से ऐसे वैज्ञानिकों की जानकारी दी गई है। ईस्वी सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगत में विभाजित किया। पहला था वनस्पति जगत और प्राणी जगत, वेजिटेबिलिया एंड एनिमेलिया। इस तरह से दो तरह के समूह में विभाजित करने का काम कार्ल लिनियस ने 1735 ईस्वी में किया। उसके बाद 1866 साल में हैकेल ने 3 जगत की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी जगत था। हम लोग देखते हैं कि 1735 में कार्ल लिनियस ने 2, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, उसी में एक और ऐड किया गया 1866 में हैकेल के द्वारा, प्रोटिस्टा जगत। वनस्पति और प्राणी का समावेश पहले से ही था। उसके बाद 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों को 2 समूह में विभाजित किया, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। दृश्य केंद्र की अर्थात जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, आदि केंद्र की यूनिसेलुलर एनिमल्स, अर्थात जिसे हम निरी आंखों से, खुली आंखों से देख नहीं सकते। ईस्वी सन 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को 4 जगत में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। इस तरह से कोपलैंड ने पहले ही वनस्पति और प्राणी जगत था, प्रोटिस्टा तीसरा हैकेल ने ऐड किया था, उसके बाद मोनेरा जगत कोपलैंड ने इसमें और ऐड किया। इस तरह से 4 भागों में से वर्गीकृत किया सजीवों। इसके बाद आधुनिक जगत में 1920 से 1980 ईस्वी तक थे रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर, ये अमेरिकन पारिस्थितिकी तज्ञ इकोलॉजिस्ट हो चुके थे। इन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया। अभी 5 समूह कौन से थे?
हम लोगों ने देखा अब तक 4 समूह हो चुके थे। अब 5वां समूह विटाकर ने इसमें ऐड किया, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर 1969 में। वर्गीकरण के लिए विटाकर ने आगे के मापदंडों पर विचार किया जो अभी भी इसी के आधार पर हम स्टडी कर रहे हैं। आगे के जो साइंटिस्ट है इन्हीं 5 जगत के हिसाब से और ज्यादा उस पर रिसर्च करके विज्ञान का जो दायरा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला है कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की, अर्थात सेल के हिसाब से, कोशिका के हिसाब से। कोशिका क्या होती है, पहले के वर्गों में हम लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो इसकी जानकारी होगी। एक उदाहरण के तौर पर जैसे चॉक होता है, चॉक का डस्ट आप लोगों ने उड़ते हुए देखा है, पार्टिकल्स देखा है। तो जिस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिल करके या चॉक के जो पार्टिकल्स है उससे मिल करके एक बड़ा चॉक बनता है। मान लो उसके एक एक छोटे छोटे सेल्स है, उसी तरह से मनुष्य या कोई भी सजीव सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। जो दिखाई दे रहा है, हम लोग असंख्य कोशिकाओं से बने, ऐसी अनगिनत कोशिकाएं हमारे शरीर में। और कुछ ऐसे जो सिंगल सेलुलर एनिमल्स, सिंगल सेलुलर प्लांट्स हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो कोशिका की जटिलता पहला क्राइटेरिया था उनका, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। फिर सजीवों के प्रकार, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जो भी दिखाई दे रहा है निरी आंखों से बहुकोशिकीय, और जो नहीं दिखाई दे रहा है एक कोशिकीय जीव। आदि केंद्र की जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, ऐसे भी है। पोषण का प्रकार, वनस्पतियां जैसे स्वयंसेवी, स्वयंपोषी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहां पर होती है, ऐसी वनस्पतियां जो अपना भोजन स्वयं बनाती, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। कवक है, परपोषी, मृत अवशोषों से अन्न शोषण। अभी जैसे बरसात के समय आप लोगों ने देखा होगा जो लेदर की वस्तुएं होती, चमड़े की वस्तुएं, उस पर व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का फंगस आपको दिखाई देगा, वे कवक है, परपोषी है, घृतोपजीवी कहते हैं। या अगर स्टेल ब्रेड, बासी ब्रेड अगर हम लोग कुछ दिन बाहर रख दें तो मॉइस्चर है अभी एयर में ज्यादा, उसे अवशोषित करके उसके ऊपर बहुत सारे फंगस आ जाते हैं। तो इस तरह से वे कवक या परपोषी जो दूसरों पर आश्रित है। फिर प्राणी, परपोषी, भक्षण, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वनस्पतियों के माध्यम से जो शाकाहारी वस्तुओं को पका करके खाते हैं भोजन को, या कच्चे जो पदार्थ, कच्चे फल फ्रूट है उसको, अर्थात हम किसी पर डिपेंड है, किसी और पर आश्रित है, उसे परपोषी कहते हैं। या भक्षक, लोग भक्षण करते हैं। जीवन शैली, लाइफस्टाइल, उत्पादक, जीवन शैली के आधार पर विभाजित किया है, वनस्पति, भक्षक में प्राणी, विघटक में कवक। अब वनस्पतियां कौन सी है, जो भी वनस्पतियां हमको दिखाई दे रही है उसके आधार पर फिर उसके अंदर भी वनस्पतियों का वर्गीकरण कक्षा 6ठी में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से छोटे श्रब्स, हर्ब्स और उसके बाद फिर ट्रीज, इस तरह से डिवाइड किया गया। मतलब झुप झुप जिसे कहते हैं, छोटी मोटी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, उसके बाद फिर बड़े वृक्ष, फिर उसमें भी जीवन क्रम के आधार पर है, जैसे एनुअल जो 1 वर्ष तक जी सकता है, फिर 2 वर्षों की जिसकी लाइफस्टाइल है, 2 वर्षों तक जिसका जीवन क्रम चलता है, और फिर अनेक वर्षों तक, उदाहरण जैसे बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है। भक्षक के रूप में कोई भी शाकाहारी, मांसाहारी जीव, या हम जैसे मनुष्य मिश्राहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन को करते हैं। और विघटक के रूप में कवक है, फंगस। या आप लोगों ने देखा होगा कोई प्राणी कहीं पर मरा हुआ देखा होगा तो उसके विघटन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और धीरे धीरे वहां पर सिर्फ उसका हड्डी का ढांचा बचता है। तो उसे खाया किसने, तो विघटक के तौर पर जो बैक्टीरियाज होते हैं, कवक होते हैं, वे। जीवन शैली के आधार पर दिया है। और 5वां है वंशावली संबंध, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की, एक कोशिकी से बहुकोशिकी। इस तरह से रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर ने 5 समूहों में इसे विभाजित किया। उसके लिए यहाँ पर जो मापदंड दिए उसके बारे में हम लोगों ने देखा। चार्ट के माध्यम से अगर उसी को देखें ट्री डायग्राम के हिसाब से, तो सजीवों के 2 भाग किए, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की।
आदि केंद्रकी में एक कोशिकीय मोनेरा जगत के जीव है, और दृश्य केंद्रकी में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा। उसके बाद फिर बहुकोशिकीय में कवक है, कोशिका जिसमें भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण न कर पाने वाले, ऐसे कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। फिर कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण ऐसी वनस्पतियां जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। उसके बाद ऐसे प्राणी कोशिका भित्ति विहीन, जिसके बाहर भित्ति नहीं होती, कोशिका के प्रत्येक सेल के बाहर भित्ति नहीं होती, आवरण नहीं होता, कोशिका भित्ति विहीन ऐसे प्राणी। इस तरह से रॉबर्ट विटाकर ने इन सब चीजों को डिवाइड किया, जिसको हम ट्री डायग्राम के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था सजीवों। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यह परपोषी है, कवक है। इस तरह के दृश्य बरसात के दिनों में हम लोग कई बार देखे हैं। फिर यह स्वयंपोषी, जिसे वनस्पतियां कहते हैं। वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती है, प्रकाश संश्लेषण संक्षिप्त से बता दूं कि वनस्पतियां पानी और जो भी खनिज लवण है उसे अवशोषित करने का कार्य उसकी जड़ें करती हैं। उसके बाद जो प्रकृति में वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करती है और ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य करती है भोजन बनाते समय सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। कक्षा चौथी में भी पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद आगे की क्लासों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोगों ने देखी है। यह स्वयंपोषी है और यह परपोषी। कवक या भूछत्र जिसे कहते हैं, कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, मशरूम, ऐसे अनेक इसमें प्रजातियां पाई जाती है। तो बरसात के दिनों में अधिकतर हम लोगों ने कोई गीली लकड़ी हो उस पर भी देख सकते हैं, पेड़ों को किनारे देख सकते हैं। तो यह परपोषी और वनस्पतियां स्वयंपोषी। उसके बाद जो फर्स्ट क्राइटेरिया था मोनेरा। मोनेरा में क्या है, यह एक कांच की स्लाइड है। स्लाइड के ऊपर जो एक गोल रखा गया है यह कवर स्लिप है, उदाहरण के तौर पर दिया गया है। इसे आप सब प्रयोगशाला में देख सकते हैं, कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी हमारे यहाँ साइंस लैब में रखी हुई है, ये सारी चीजें वहाँ पर है। जब भी विद्यालय प्रत्यक्ष में खुलेगा तो इसको हम प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं, आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक कृति दी है, किसी साफ कांच पट्टी पर दही या छाछ की छोटी सी बूंद लेकर उस पर थोड़ा पानी डालकर मिला लो, उस पर धीरे से कवर स्लिप रखो, सूक्ष्मदर्शी के नीचे कांच पट्टी का निरीक्षण करो। हमें क्या दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ छोटे तिनके जैसे सूक्ष्म जीव अर्थात लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, अर्थात जो छाछ है, दही है, इसके अंदर इस तरह के जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए पाचक द्रव्य की तरह काम करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं सूक्ष्म जीव, जिसको लैक्टोबैसिलाई जीवाणु कहते हैं। अब इस तरह से देखने के बाद इसकी विशेषताएं क्या है, जो प्रत्यक्ष हमको दिखाई नहीं दे रही, दूरबीन की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको हम देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, यह सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं, स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी भी हो सकते हैं मोनेरा जगत के, और परपोषी भी हो सकते हैं। ये आदि केंद्र की होते हैं, जिनमें अनावरण आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। कोशिका अंगक क्या है आगे के पाठ में फिर हम देखेंगे, लेकिन पहले 7वीं कक्षा में भी यह हो चुका है। तो स्वयंपोषी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय है और आदि केंद्र के होते हैं। इसमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। मोनेरा जगत के हैं, दही या छाछ इसके अंदर यह पाए जाते हैं। दही में जो पाए जाते हैं उसे लैक्टोबैसिलाई जीवाणु कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम प्रयोग करके इसे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे दिए गए जो पंच जगत, कोलेस्ट्रिडियम ब्रिटानी अर्थात मोनेरा जगत के विविध जीव यहाँ पर है। कोलेस्ट्रिडियम ब्रिटानी, स्ट्रोपोकोकस न्यूमोनी, ट्रेपोनिमा पैलेडियम, वाइब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला ट्राइफी, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनम, लेजिओनेला न्यूमोनी, स्टफाइलोकस ऑरिसस। इस तरह के जो बैक्टीरियाज है इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। यह सब मोनेरा जगत के।
इसके बाद प्रोटिस्टा जगत आता है सेकेंड। किसी डबरे से पानी की एक बूंद, झील डबरे जहाँ पर पानी रुका हुआ हो, वहां से अगर हम एक बूंद पानी लेकर के कांच की पट्टी जिसे स्लाइड कहते हैं, स्लाइड पर रख करके उस पर फिर से वही कवर स्लिप जो राउंड शेप की थी रख करके फिर सूक्ष्मदर्शी में इसका निरीक्षण करेंगे तो अनिश्चित आकार वाले सूक्ष्म जीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के जीव है जो पानी के अंदर लगातार हलचल करते हुए, जहां पर पानी रुका होगा इस तरह का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। तो ये प्रोटिस्टा जगत के सजीव है। झीलों डबरों या जहां पर भी गंदा पानी रुकता हो, कई दिनों का पानी रुकता हो, तो प्रोटिस्टा जगत के सजीव हमको आसानी से दिखाई देंगे। इस यहाँ के एक बूंद पानी को जो ड्रॉपर होता है उसकी सहायता से लेकर के स्लाइड के ऊपर रख कर कवर स्लिप लगा करके अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो कुछ इस तरह का दृश्य हमको दिखाई देगा उसको। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक है, केंद्रक पाया जाता है आवरण युक्त। फिर प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं होती है। रोमक ये अगल बगल इस तरह से रोम जिसकी सहायता से वे चल सके बाल की तरफ। और यह सब इसकी विशेषता है कि यह सब सिंगल सेलुलर है, एक ही कोशिका में पाए जाने वाली चीजें हैं, सजीव हैं प्रोटिस्टा जगत के। इसको निरी आंखों से हम नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। स्वयंपोषी उदाहरण के लिए यूग्लिना, वॉल्वोकस कोशिका में हरित लवक होते हैं। यहाँ पर वॉल्वोकस और यूग्लिना दिया है, ये स्वयंपोषी है। पैरामोसियम, प्लाज्मोडियम और अमीबा यह सब परपोषी अर्थात दूसरे पर आश्रित रहने वाले। तो इस तरह से हम प्रोटिस्टा जगत के सजीवों के बारे में देखते हैं और इन सब चीजों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। प्रचलन हेतु कूटपाद है अर्थात फॉल्स फीट भी इसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे संचलन करते हैं। अमीबा के बारे में भी 7वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो किस तरह से वो डिवाइड होकर के कंटिन्यू बढ़ते रहता है। तो परपोषी में अमीबा, पैरामोसियम, प्लाज्मोडियम और स्वयंपोषी में जिसमें हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से वे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें है यूग्लिना, वॉल्वॉक्स। अब कवक क्या है? अगर इन दिनों अगर हम लोग कुछ दिन रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा ऐसे भी बाहर रख दें या भिगा करके रख दें और उस पर ढक्कन रख दें थोड़ा सा मॉइस्ट करके, तो कुछ दिनों के बाद खोल करके देखते हैं तो उस पर उस टुकड़े पर कपास के समान सफेद तंतुओं की वृद्धि हुई दिखाई देती है। उनमें से कुछ तंतुओं का अगर सूक्ष्मदर्शी में निरीक्षण करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कवक, म्यूकर भी कहते हैं उसे। अब कवक फंगाई जिसमें बीजाणुधानी, स्फीतिका, भूस्तरिका, मुलाब, मुलाब जड़ों की तरह उसको बेच देने का काम करती है, बांध करके रखती है। उसके बाद फिर स्तंभिका, स्तंभिका ने क्या किया है? बीजाणुधानी को पकड़ करके रखा है, एक तरह से उसका आधार है। बीजाणुधानी जब पूरी तरह से पक जाती है उसके अंदर से इस तरह से उसके बीज निकलते हैं और चारों तरफ फिर धीरे धीरे वह फैलता है। तो इस तरह के दृश्य हम आए दिनों देख सकते हैं। अगर हम अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ब्रेड 1-2 दिन के लिए रख दें मॉइस्ट करके, तो 2-3 दिनों के बाद हमको इस तरह से दिखाई देगा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कवक को हम देख सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। अर्थात ये परपोषी है, दूसरे पर डिपेंड है, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाती, सड़ी गली चीजों पर या बासी चीजों पर इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, तंतुमय उसमें तंतु होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक किण्व या बेकर सीस्ट भी इसे कहा जाता है, जिसे फफूंदी कहते हैं। एस्पेरेलिजिस, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी। पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, मशरूम, यह सब कवक के उदाहरण है। अब यह आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। सजीव आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, बहु कोशिकीय, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पति, कवक की सहायता से पंच जगत वर्गीकरण पूर्ण करो। जैसे सजीव है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया है, उसकी सहायता से भी इसे आप पूरा कर सकते हो। आपके लिए यह
गृह कार्य है। ऑप्शन के लिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए फिर भी मैं बता दूं, जैसे सजीव है तो आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में फिर एक कोशिकीय, अब एक कोशिकीय में क्या है वो आपको लिखना है, मोनेरा जगत है या जो भी है। तो मैंने समझाया, अगर पाठ अच्छे से समझ में आया होगा तो इसको आप लोग अच्छे से पूरा कर सकते हो। थैंक्स। उम्मीद है आप लोगों को यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हो।